गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे थे हमारा अनुभाग 3, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। इसमें आज हम पढ़ेंगे प्रथम मुद्रित पुस्तकें। उस समय इटली में बहुत सारे साहित्य का रचना होने लगी थी, उनका मुद्रण होने लगा था। इसके बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पहले महान कलाकारों के जो लेप चित्र थे, मूर्तियाँ थी, भवन थी, इनको अगर हमें देखना होता था, दूसरे देश के लोग इनको देखना अगर चाहते थे तो इटली की उनको यात्रा करनी पड़ती थी। लेकिन साहित्य की बात करें तो इटली में जो कुछ भी लिखा गया वो धीरे धीरे विदेशों में पहुंचने लगा था। इसका प्रमुख कारण था कि 16वीं शताब्दी में क्रांतिकारी मुद्रण प्रौद्योगिकी का विकास हुआ था, यानी कि अब पुस्तकें छपने लगी थी। इसके लिए यूरोपीय लोग अन्य लोगों के मुद्रण प्रौद्योगिकी के लिए चीनी और जो मंगोल शासक थे उनके ऋणी थे। यानी कि ये जो कला थी मुद्रण की, ये चीनी और मंगोल शासकों से इन लोगों ने प्राप्त की थी। यूरोप ने भी की थी और इटली के जो आसपास के जो क्षेत्र थे जो यूरोप से संबंधित थे उन लोगों ने भी की थी। क्योंकि यूरोप के व्यापारिक और राजनयिक मंगोल शासकों के राज दरबार में अपनी यात्राओं के दौरान इस तकनीक से परिचित हुए थे। जब वो यात्राएं कर रहे थे तो ये टेक्निक भी इन लोगों ने सीखी थी। इसके अलावा 3 चीज़ें और सीखी थी। आग्नेयास्त्र, कंपास और फलक, इनका भी प्रयोग यहीं से सीखा था। पहले किसी ग्रंथ को कुछ हस्तलिखित प्रतियाँ होती थी, यानी कुछ कॉपी होती थी उसकी, जो हाथ से लिखी जाती थी। 1455 की अगर हम बात करें तो जर्मन मूल के जोहानेस गुटेनबर्ग, जिन्होंने पहले छापेखाने का निर्माण किया, ये सबसे पहले व्यक्ति थे जर्मन के जिन्होंने छापेखाने का निर्माण किया। एक कार्यशाला, उनकी जो कार्यशाला थी उसमें बाइबिल की 150 प्रतियाँ छपी। इससे पहले इस समय की अगर हम बात करें तो धर्म इच्छुक बाइबल कोई एक व्यक्ति होता था जो एक प्रति लिख पाता, नहीं एक ही कॉपी लिख पाता था, और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने छापेखाने में एक साथ 150 प्रतियाँ, 150 कॉपी छपाई। 15वीं शताब्दी तक अनेक क्लासिकल ग्रंथों में अधिकतर लातिन जो ग्रंथ थे उनका मुद्रण इटली में हुआ भी था। क्योंकि जो मुद्रित पुस्तकें थी वो अब धीरे उपलब्ध होने लगी थी, लोग खरीदने लगे थे। छात्र जो थे वो केवल अध्यापक के व्याख्यान पर निर्भर नहीं थे, अब वो पुस्तकें भी पढ़ रहे थे क्योंकि पुस्तकें प्राप्त हो रही थी। अब विचार, मत और जानकारी प्राप्त करने का जो कार्य था वो तेज़ी से हो रहा था, नए विचारों में परिवर्तन हो रहा था। पुस्तकों के द्वारा एक जो पुस्तक थी, मुद्रित पुस्तक, वो अब जल्दी से जल्दी पाठकों तक पहुँचती थी। एक साथ 100 पाठक तक वो किताब या वो पुस्तक पहुँच जाती थी, और पाठक एकांत में पुस्तक पढ़ता था और बाजार से उसको खरीद भी सकता था। तो लोगों में पढ़ने की आदत का विकास भी प्रारंभ हुआ। 15वीं शताब्दी के अंत तक की अगर हम बात करें तो इटली की जो मानवतावादी संस्कृति थी वो आल्पस जो पर्वत था इटली का, उसके पार पहुंच चुकी थी, यानी कि यूरोप में धीरे धीरे उसका विकास होने लगा था। इसका प्रमुख कारण पुस्तकों का वितरण था और एक तरह से ये बौद्धिक आंदोलन प्रारंभ हो चुका था। अब बात करें हम मनुष्य की एक नई संकल्पना की, तो उस समय मानवतावादी संस्कृति की विशेषताओं में से अगर हम बात करें तो मानव जीवन पर धर्म का नियंत्रण धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा था। लोग मानवतावाद की ओर अग्रसर हो रहे थे। इटली के निवासी भौतिक संपत्ति, शक्ति, गौरव से अधिक आकृष्ट थे, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी स्वयं की शक्ति लोगों के सामने आए। परंतु ये नहीं कह सकते कि इनके कारण वे अधार्मिक थे, यानी धर्म को भी मानते थे। वेनिस के मानवतावादी फ्रेंच चेस्को बारो, इन्होंने एक पुस्तिका लिखी है जिसमें संपत्ति अधिग्रहण करने का एक विशेष गुण कह करके उसकी तरफदारी की है, यानी कि संपत्ति प्राप्त करने का जो कार्य था उसके बारे में इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। एक लेखक और थे लोरेंजो वल्ला, इन्होंने भी इतिहास के अध्ययन मनुष्य को पूर्णतया जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता है, इस बात में विश्वास प्रस्तुत किया है। और उन्होंने अपनी जो पुस्तक थी लोरेंजो वल्ला ने ऑन प्लेजर नाम की ये किताब लिखी, जिसमें बताया कि ईसाई धर्म जो भोग विलास पर रोक लगा रहा है, निषेध कर रहा है, उसकी इस किताब में इन्होंने आलोचना की है, इसकी बुराई की है ऑन प्लेजर किताब में, पुस्तक में। उस समय लोगों में अच्छे व्यवहार के प्रति दिलचस्पी थी। लोग अपने
को अच्छे व्यवहार के द्वारा प्रस्तुत करना चाहते थे। लोग चाहते थे कि विनम्रता से बोलना चाहिए, कैसे कपड़े पहनना चाहिए, एक सभ्य व्यक्ति को कैसे दक्षता हासिल करनी चाहिए, ये सब कार्य कर रहे थे, यानी मानवतावाद को बढ़ावा दे रहे थे। और अगर मानवतावाद की अगर हम बात करें तो ये नहीं था कि केवल व्यक्ति विशेष की सत्ता या दौलत या उसके पास खूब पैसा हो। इसकी होड़ को छोड़ा इन लोगों ने, उस समय के लोगों ने, और अन्य माध्यम के साथ यानी अन्य साधनों के साथ जीवन को नया रूप दिया और एक यह आदर्श और इस विश्वास के साथ घनिष्ठ रूप से प्रस्तुत किया कि मनुष्य का स्वभाव बहुमुखी है, यानी एक ही जैसा नहीं है कि एक जैसी चीज़ें प्राप्त करे। और साथ में वो चाहता था कि उसका जो विश्वास है वो समाज में प्रस्तुत हो, क्योंकि उस समय 3 भिन्न भिन्न वर्ग के लोग थे जो सामंतवादी समाज में विश्वास करते थे, उनके विरुद्ध भी होने लगे थे, क्योंकि अब सामंतवाद को धीरे धीरे समाप्त करके मानवतावाद की ओर मानव जा रहा था। तो मानव चाहता था कि उसके जीवन के जो अच्छाई हैं, उसके जीवन की जो सही कार्य हैं, वो उसकी ओर उसको दिशा प्रदान की जाए। तो लेखकों ने ऐसा प्रयास किया। निकोलो मैकियावेली, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था दी प्रिंस। 15वें अध्याय में एक मनुष्य के स्वभाव के बारे में लिखा है। ये जो पूरा स्वभाव इन्होंने जो वर्णन किया है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वास्तव में उस समय मानवतावाद को बढ़ावा मिलने लगा था। मनुष्य की वास्तविक जो संकल्पना थी वो उभर कर सामने आ रही थी। इन्होंने बताया कि जब भी कोई व्यक्ति कार्य करता है या सोचता है किसी विषय के बारे में, तो मनुष्य के बारे में भी हम चर्चा करते हैं उस कार्य को देखते हुए। तो उस समय भी राजकुमार या कोई व्यक्ति जिसकी चर्चा की जा रही थी, जो कि जनता के नज़र में रहता था, जनता के सामने रहता था, तो उसमें बहुत सारे गुण भी देखे जाते थे। उसकी प्रशंसा या उसकी निंदा उस गुणों के आधार पर की जाती थी। तो वैसे ही व्यक्ति भी जिसको सभी लोग देख रहे हैं या जनता देख रही है, तो उसके बारे में कुछ संकल्पनाएं की जा रही थी, यानी उसके बारे में कुछ आधार बनाया जाता था। ये व्यक्ति कैसा है, उसके कार्यों को देख के, उसको गुणों को देखकर। कुछ उस व्यक्ति को देख करके कहते थे ये दानी है, कुछ कहते नहीं कंजूस है, कुछ लोग उसे हितैषी मानते थे, कुछ उसे लोभी कहते थे, कुछ कहते थे निर्दयी है, कुछ कह रहे दयालु है। तो एक तरह से उसकी कैसा व्यक्ति है, बाहरी जो दिखाई दे रहा है, जो उसके कार्य, उनके आधार पर उस व्यक्ति की अभिवृत्ति का मालूम चलता था कि ये व्यक्ति कैसा कार्य कर सकता है। एक व्यक्ति अविश्वसनीय है तो दूसरा विश्वसनीय मानता था। एक व्यक्ति पौरुषीन है, कायर, दूसरा खूंखार साहसी। एक व्यक्ति शिष्ट, दूसरा घमंडी। एक व्यक्ति कामुक, दूसरा पवित्र। एक व्यक्ति निष्कपट, दूसरा चालाक। एक अड़ियल, दूसरा लचीला। इस प्रकार से एक व्यक्ति को अलग अलग व्यक्ति अलग अलग नज़रिए से देख करके अपना अपना विचार प्रस्तुत करते थे। मैकियावेली मानते थे कि सभी मनुष्य बुरे हैं और वह अपने दुष्ट स्वभाव को प्रदर्शित करने के लिए तत्पर रहता है। यानी अंदर, मनुष्य के अंदर क्या है, एक बुराई है जो कभी ना कभी प्रदर्शित होती रहती है, क्योंकि कुछ हद तक जो मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो अपूर्ण रह जाती हैं, और वो अपूर्ण इच्छाएं व्यक्ति की स्वभाव के द्वारा या उस व्यक्ति के कार्यों के द्वारा प्रस्तुत होती है। मैकियावेली ने देखा कि इसके पीछे प्रमुख कारण भी है कि मनुष्य अपने समस्त कार्यों में अपना स्वार्थ देखता है, और अपने स्वार्थ के कारण वह दूसरे व्यक्ति का क्या कर देता है, बुरा कर देता है। तो ये जो संकल्पनाएं थी इन ग्रंथों के द्वारा वहाँ के जो मनुष्य थे इटली के, उनके सामने प्रस्तुत हो रही थी, और धीरे धीरे लोग समझ रहे थे इन चीज़ों को, और धीरे धीरे मानवतावाद का विकास हो रहा था।